हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एएलसीसी इंडिया यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाओ, जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाओ। आपने दोस्त लोगों तो बुला लो, मैं वेट कर रहा हूं। तब तक हम लोग 2 मिनट वेट करेंगे। जल्दी से अपने दोस्तों को ऑनलाइन बुला लो। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम से पहले मैं चैप्टर लेके आऊंगा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल। तो आज हम ये चैप्टर 1 शॉट में पूरा करेंगे। और अच्छी बात है, ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड में। आप 10 साल के एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, लास्ट ईयर के पूछे गए वेरी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज साथ ही साथ हम क्या करेंगे, 20 एमसीक्यूज भी देखेंगे, 20 एमसीक्यूज भी देखेंगे इसी में। चलो शुरू करते हैं। आप लोग जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स करके पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन आई में। ह्यूमन आई सबसे पहले हम ह्यूमन आई की बात करते हैं। ह्यूमन आई में अगर देखें तो इट वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये किस फिनोमिनन पे काम करती है? ह्यूमन आई काम करती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। बात समझ में आई? अगर पूछे तो ये हाउ ह्यूमन आई वर्क्स, तो बता सकते हैं हम ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड क्या है, आई लेंस जो हमारा होता है दैट इज कॉन्वेक्स। अगर नेचुरल बात करें, और ये बार बार पूछा भी जाता है, जहां जहां पर भी मैं आपको यहाँ पे रेड बॉक्स बना रहा हूं या सर्कल मार्क कर रहा हूं, वो पॉइंट्स हमें पूछे जाते हैं। आई लेंस हमारा कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, नेचुरल, और बना किससे होता है? मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल, जो हमें क्या करता है? विच इनेबल्स अस टू द सी अराउंड अस, जो हमें क्या करता है? चीजों को चारों तरफ, हमारे जो चारों तरफ चीजें हैं उन्हें देखने में हेल्प करता है। जैसे कि हम अगर आई तो देखें तो ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारे लेंस है, ठीक है, और इसमें कहीं छोटा सा डिप होल भी है, जिसको हम किस नाम से बात करेंगे इसी भी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा, नंबर 1 पॉइंट पढ़ा, इट वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सेकेंड हमने पढ़ा इट इज अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हमारा जो आई लेंस है उसका नेचर कैसा है, तो ठीक है हम बता देंगे ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा। ओके, किससे बना होता है ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता, फिर भी लिविंग मटेरियल होता है जो हमें देखने में हेल्प करता है। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? तीसरा हमारा पॉइंट है आई लेंस इज कॉन्वेक्स। अभी हमने पढ़ा सॉफ्ट भी होता है, ये लेंस है सॉफ्ट भी है, फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना है, लाइक जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। पूरे चैप्टर का सबसे जो मेन पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। हमारे ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? अगर मैं एक ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई, और इसके अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो मुझे कॉर्निया दिख रहा है, आइरिस दिख रहा है, लेंस भी दिख रहा है, एंटीरियर चैम्बर, एक्वस ह्यूमर जिसे पढ़ेंगे हम, यहां पे बात करेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये भी बहुत अच्छा है। सस्पेंसरी लिगामेंट किसी को होल्ड करते हैं जिसके दूसरे एंसिलरी मसल से जुड़े होते हैं, ये हम बात करेंगे। और जो हमारे मेन का है दैट इज रेटिना और ऑप्टिक नर्व। देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व। बात समझ में आई? तो नोट डाउन करो मेरे साथ में, मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, कॉर्निया, सबसे पहला मेन पार्ट क्या है? कॉर्निया। देन आइरिस, ये कॉर्निया है, ये पार्ट कॉर्निया है। फिर हमारा आइरिस आ गया, आइरिस हमारा आ गया। एक मिनट, अगर मैं इसे दूसरे से करूं तो हमारा ये पार्ट ग्रीन पार्ट कैसा हो गया? आइरिस हो गया। देन प्यूपिल, सिलरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना,
एंड ऑप्टिक नर्व्स। देखो ध्यान से सुनो, क्या लिखता है मेन पार्ट्स। पार्ट्स तो और भी हैं ह्यूमन आई के, लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं वो हमारे ये हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कॉर्निया क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉर्निया क्या होता है। पहले सबसे पहले कॉर्निया पढ़ते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। ध्यान से सुनो, कॉर्निया इसे आप साथ ही साथ में लिख के चलो। कॉर्निया नंबर 1, कॉर्निया द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। हमने अभी सबसे पहले कौन सा पार्ट पढ़ा देखा था आई में, जो फ्रंट पार्ट होता है आई का हमारे, उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। बना किससे होता है, मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना होता है, साथ ही साथ बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ उभरा होता है, बाहर की तरफ उभरा होता है, बल्जिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, फिर क्या है, द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज कॉन्वेक्स। इसकी जो आउटर सरफेस होती है कॉर्निया की, वो कॉन्वेक्स होती है। हाँ, अब जहां पर भी इंपॉर्टेंट होता है मैं स्टार बना देता हूं। और अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया क्या, ये वाला, द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर आई थ्रू कॉर्निया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जानते हैं। इसका मतलब हुआ, अगर सबसे पहले जब आई में हमारे लाइट एंटर करती है, जब हमारे लाइट एंटर करती है, तो सबसे पहले ये पार्ट है आपका कॉर्निया। ये पार्ट कौन सा है, कॉर्निया। और लाइट ये एंटर कर रही, तो सबसे पहले लाइट की एंट्री कहां से होती है, हमारी कॉर्निया से होती है। बात समझ में आई। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे आइरिस। आइरिस इट इज जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। ये कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है, फ्लैट होता है, कलर्ड होता है, और रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया। और इसके कैसा होता है, रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होती है और बिहाइंड द कॉर्निया। तो हमने आइरिस के बारे में क्या पढ़ लिया, आइरिस के बारे में हमने पढ़ लिया कि आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया होता है, ओके, फ्लैट होता है, कलर्ड होता है, रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होती है। बात समझ में, आइरिस क्या होता है हमने जाना। उसके बाद बात करते हैं आइरिस। याद है मैंने बोला था हमारी आई में एक होल है, जस्ट सेंटर ऑफ द आई एक होल है। देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। आइरिस के जस्ट सेंटर पे मिडल में एक होल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। इट एपियर्स ब्लैक, और ये हमें ब्लैक दिखाई देता है, क्यों, बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। इसमें से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से हमें कैसा दिखाई देता है, ये हमें ब्लैक दिखाई देता है। चलिए अब हम बात करते हैं बचे हुए हमारे जो मेन है। हाँ देख लीजिए, ये आई है, और देखो ये ब्लैक पार्ट मिला, ब्लैक पार्ट आपको जो अभी हमने पढ़ा था। चलिए अब आ गया सिलेरी मसल्स। ये अच्छे, अब मैं समझाता हूं। सिलेरी मसल्स पढ़ने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। जैसा कि आपने सबने देखा होगा कि अगर हम अचानक धूप से अपने रूम में एंटर करते हैं जहां पे डार्क है, तो हमें थोड़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, या हम डार्क से एकदम ब्राइट में जाते हैं तब भी हमें कुछ सेकंड के लिए दिखाई नहीं पड़ता है। बट आफ्टर सम टाइम हमारे जो लेंस है वो स्ट्रेच होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हमारी इमेज दिखाई पड़ता है। एक्चुअली ऐसा नहीं कह सकते हम बिल्कुल नहीं दिखाई देता, बट ब्लड दिखाई देता है, ठीक है, डिसोसिएट करके दिखाई देता है, डिसऑर्टेशन हो जाता है और ब्लड दिखाई देता है। तो ये हमें एग्जैक्ट शार्प इमेज कौन बनाने में हेल्प करता है, सिलेरी मसल्स हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं देखते हैं। लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। हमने बोला था ना सस्पेंसरी लिगामेंट्स तो हम पढ़ेंगे। जो हमारी आई है उसे होल्ड कौन किए हैं, उसे होल्ड किए हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। उसे होल्ड कौन किए हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट होल्ड किए हैं। और साथ ही सस्पेंसरी लिगामेंट का जो दूसरा एंड है, अनदर एंड ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट इज अटैच्ड विद द सिलेरी मसल्स। दूसरा इसका एंड सस्पेंसरी लिगामेंट का दूसरा एंड किससे अटैच होता है, हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं उनसे अटैच होता है। देखो हम देखते हैं हमारी सिलेरी मसल्स, तो विच कैन चेंजिंग
its focal length to drag the sharp image on the retina। तो ये आपसे पूछे सिलरी मसल्स क्या करती हैं? सिलरी मसल्स करती हैं, सिलरी मसल्स कैन हेल्प इन चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। वो क्या बदलती हैं? सिलरी मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, श्रिंक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और वो हेल्प करती हैं हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में। किस लिए? जिससे कि हमारी शार्प इमेज कहां बन पाए? जिससे कि हमारी शार्प इमेज रेटिना पे बन पाए। अब हम बात करते हैं रेटिना क्या होता है। रेटिना पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सारी की सारी इमेजेस कहां फॉर्म होती हैं? रेटिना पे फॉर्म होती हैं। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। रेटिना क्या होता है? वो स्क्रीन हमारी आई में जहां पे क्या बनती है? जहां पे इमेज बनती है। इट इज बिहाइंड द आई लेंस, आई लेंस से पीछे होता है, एंड एट द बैक पार्ट ऑफ द आई। अगर आई का बैक पार्ट बनाए, ड्राइंग पे ध्यान मत देना ज्यादा, ऐसी है। तो ये जो बैक पार्ट है, ये जो हमारी आई का बैक पार्ट है, इसी को हम बोलेंगे रेटिना। इसी को हम क्या बोलेंगे? रेटिना। और रेटिना हमारे लिए पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रेटिना हैविंग सेंसिटिव सेल्स। अब इन सेंसिटिव सेल्स को क्या बोलते हैं? रॉड्स बोलते हैं और कोन्स बोलते हैं। इन सस्पेंसरी सेंसिटिव सेल्स को हम क्या बोलते हैं? रॉड्स बोलते हैं और कोन्स बोलते हैं। ये वही रॉड्स हैं जो रात में उल्लू को देखने में हेल्प करती हैं। बात समझ में? देखिए, फंक्शन इन लो लाइट। रॉड्स क्या होती हैं? रॉड्स वो सेल्स होते हैं जो कहां काम करते हैं? लो लाइट में काम करते हैं, एंड आर क्रूशियल फॉर नाइट विजन। और नाइट विजन के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन हमें तो रात में दिखाई नहीं पड़ता है अंधेरे में। मतलब हमारे में इनकी जो क्वांटिटी है वो कम है। टोटल काउंट है रॉड्स का वो कम है। ह्यूमन आई में रॉड्स का काउंट कम है। ठीक है। कोन्स क्या होते हैं? कोन्स ऑपरेट इन ब्राइटर लाइट। कोन्स कब ऑपरेट करते हैं? ब्राइटर लाइट में ऑपरेट करते हैं जब ज्यादा होती है। एंड आर एसेंशियल फॉर द कलर विजन। अगर कोई चीज हमें रेड दिखाई दे रही है, कोई चीज हमें ब्लैक दिखाई दे रही है, या कोई चीज हमें किसी भी कलर की, अगर कोई आपने ड्रेस पहनी और ड्रेस डिफरेंट कलर्स के लोग पहन के आ रहे हैं, तो हमें किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? हमें टोन्स की वजह से दिखाई दे रहा है। एंड फॉर अ कलर विजन एंड डिटेल्ड परसेप्शंस। मतलब एक्चुअली कलर्स के बारे में और डिटेल परसेप्शंस हमें कौन दे रहा है? हमें टोन्स दे रहे हैं। तो हमने पढ़ा रॉड्स क्या होती हैं, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं आपको साथ ही साथ में। रॉड्स काम करती हैं डिम लाइट में, ठीक है, और नाइट विजन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। टोन्स क्या होती हैं? ये काम करती हैं ब्राइटर लाइट में और हमें कलर विजन में हेल्प करती हैं। बात समझ में आई? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग। बहुत अच्छा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्किंग। मैं बताता हूं वर्किंग क्या होती है। एक मिनट। हाँ, वर्किंग की बात करते हैं। अच्छा, ये वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो जरा मैं इसे जूम कर लेता हूं। इसे मैं जूम कर लेता हूं। ना, जूम नहीं हो रहा है। देखो, ये हमारी आई है, ये आई है हमारी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से लाइट्स आ रही हैं, ठीक। और यहां पे देखो, ऑब्जेक्ट, हमारी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, बट जो इमेज फॉर्म हो रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। बात समझ में आई? ये हमारा लेंस है, ये वाला, और ये हमारा लेंस है, और ये कॉर्निया वाला पार्ट है, ये हमारा कॉर्निया वाला पार्ट है, ठीक है। हम इसकी वर्किंग अगर देखें तो वर्किंग क्या होती है? द लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। हमने पहले पढ़ लिया है कि भाई कॉर्निया से ही लाइट एंटर करती है, इन्होंने वही बोला। एंड प्यूपिल, उसके बाद वो कहां एंटर करती है? प्यूपिल में करती है। प्यूपिल में करने के बाद देन पासिस थ्रू द लेंस। और कहां से पास होती है? देखो, हम ड्रॉ करते हुए जाएंगे।
ड्राइंग पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। देखो, लाइट एंटर की, लाइट एंटर की, कहां से लाइट एंटर की? लाइट एंटर की कॉर्निया से, और कहां पे? प्यूपिल से, और देन इट पासिस द लेंस में पास हुई। ओके, विच बेंड्स द लाइट रेज। हाँ, लेंस क्या करेगा? लेंस का हमारा काम होता है या तो कन्वर्स करेगा और या डाइवर्स करेगा, और रिफ्रैक्शन करेगा तो वो बेंडिंग होगी। ओके, रिफ्रैक्शन किया उसने तो बेंडिंग हुई। बेंड्स द लाइट रेज देम ऑन द रेटिना, और किस तरफ हमें फोकस करेगा? हमारे रेटिना की तरफ ये बेंड करेगा। ठीक है, द रेटिना कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स, और हमें पता है हमारे रेटिना में क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। कौन से? रॉड्स एंड कोन्स। ये हमारे सेल्स का है, रेटिना पे है, जो क्या करेंगे? जनरेटेड सेंसिटिव सेल्स दैट जनरेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करेंगे। दीज सिग्नल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, और ये सिग्नल्स कहां भेज दिए जाएंगे? ये सिग्नल्स ब्रेन में भेज दिए जाएंगे बाय द ऑप्टिक नर्व। देखो यहां पे एक क्वेश्चन भी अराइज हो गया। क्या क्वेश्चन अराइज हो गया? क्वेश्चन तो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन अराइज हो गया, ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ये सिग्नल्स रिसीव कर रही हैं। जो सेंसिटिव सेल्स हमें सिग्नल्स दे रहे हैं वो किसके थ्रू जा रहे हैं? ऑप्टिक नर्व के थ्रू जा रहे हैं, वेयर दे प्रोसेस टू क्रिएट द इमेज वी रिप्रेजेंट। मतलब क्या हुआ इसका? जहां पे ऑप्टिक नर्व्स हमारे ब्रेन को सिग्नल देगी, और ब्रेन पता कर पाएंगे कि हमारे जो सामने ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज है। बात समझ में? चलो, अब कुछ स्टार, तो हमारे पास फिर स्टार आ गया। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग जो हमारी ह्यूमन आई है वो कैसी इमेज बनाती है? तो कैसी इमेज बनाती है? रियल इमेज बनती है। कैसी बनती है? कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। और जो भी मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं ये बात कि रियल के साथ में एक वर्ड आता है, वो क्या है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब जो हम देखते हैं हमारी रेटिना पे, उसकी इमेज कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है, बट हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करके हमें ऐसा दिखा रहा है कि वो चीज सीधी है। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? जो हमारा आई बॉल है उसका स्पेरिकल शेप है, और उसका डायमीटर रहता है 2.5। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो चेंज भी हो सकती है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, ये पेपर में पूछा जाएगा, इसके लिए हम यहां पे स्टार बना लेते हैं। ये पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पिपिल। बात समझ में क्या है? हम इतना नहीं पढ़ते, इसमें देते हैं आइरिस क्या कहता है? कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पिपिल। आइरिस क्या कहता है? कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पिपिल एंड गिव्स द आई इट्स कलर। ठीक है, और पिपिल क्या करता है? द ओपनिंग इन द आइरिस दैट अलाउ लाइट्स टू एंटर द आई। यही दोनों पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुनो, आइरिस क्या कर रहा है? कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पिपिल एंड गिव्स आई इट्स कलर, और कलर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ पिपिल क्या करता है? द ओपनिंग इन द आइरिस दैट अलाउज लाइट टू एंटर द आई। बात समझ में आई? दोबारा नहीं समझ में आई? और इजी तरीके से हम समझते हैं। क्या तरीका है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईज। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। विच पार्ट, क्वेश्चन क्या आएगा? विच पार्ट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, विच पार्ट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट? कहां? वाइल एंटरिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंटरिंग इन द आइज, इन द आइज। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आइज? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आइरिस, IRIS।
ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट इज लार्ज, अगर लाइट बहुत ब्राइट आ रही है, पता है ना जब सूरज की तरफ, पहली बात तो डायरेक्टली देखना भी नहीं चाहिए हमें सूरज की तरफ, फिर भी अगर हमने ज्यादा ब्राइट लाइट देख ली तब क्या होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइटिंग एंड, अब चाहे भाई जो चीज कंट्रोल कर रही है उसे लार्ज मिल रहा है तो वो कम रिसीव करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। अगर इफ द अमाउंट ऑफ लाइट इज स्मॉल, अगर लाइट कम आ रही है तो इट एक्सपेंड्स सो दैट मोर अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर इन द आई। सिंपल सा है। कैसा सिंपल है, देखो जैसा कि ब्राइट लाइट में हम जाए, ब्राइट लाइट में हमारे पास हमारा पिपिल आइरिस यहां पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जितनी हमें अमाउंट ऑफ लाइट सफिशियंट है उतनी ही हमारी आई बॉल के थ्रू एंटर कर जाएगी। ठीक है, अब अगर लाइट लो आ रही है तो इट एक्सपेंड्स, ये एक्सपेंड करेगा। आप लोग कमेंट्स भी करते रहिए, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स, हाँ देख रहा हूं। मैं साथ ही साथ में टाइप भी करके आपको कमेंट्स के आंसर्स दूंगा और आप क्या करना कि इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो इसकी, मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा तो आप इसके नोट्स बना लेना, इससे ज्यादा पेपर में नहीं आने वाला है। बात समझ में? ठीक है, कुछ याद रखना, यहां पे एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये याद रखना, जो मैंने आपसे बोला था ना, अगर आप डायरेक्टली डिम लाइट से ब्राइट में चले जाते हो, ब्राइट लाइट से डिम में आ जाते हो तो सम टाइम्स के लिए वो ब्लर हो जाते हैं, आपकी इमेज ब्लर हो जाती है। तो क्या बोल रहा है, द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द पीपल टेक्स सम टाइम। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, इतनी टाइम में हमें दिखाई सही से नहीं देता। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक इसके बाद आया हमारा एकोमोडेशन। बहुत अच्छा, देखो लाइट आ रही है, दूर से आ रही है, ठीक है, तो हमारी सिलरी मसल्स, ये सिलरी मसल्स है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये हमारी सिलरी मसल्स है, ठीक है, और हमें पता है सिलरी मसल्स दूसरे एंड किसके, सस्पेंस, देखो सस्पेंसरी लिगामेंट के दूसरे एंड से टच होती हैं, ठीक है, और यहां पे ये एक्सपेंड कर चुका है, यहां पे क्या कर चुका है हमारा, देखिए हमारा जो अमाउंट ऑफ लाइट, इसका मतलब डिम आ रही थी, डिम आने पे क्या होता है, वो एक्सपेंड हो जाता है और इमेज कहां बना रहा है, रेटिना पे बना रहा है। बात समझ में आई? और देखो अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है, अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है, बहुत ऑब्जेक्ट ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है तो क्या होता है, ये एक्सपेंड, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर भी हमारी इमेज कहां पे बनाता है, रेटिना पे बनाता है। बात समझ में आई? ये इसी को कहते हैं एकोमोडेशन, अपने आप लाइट को एडजस्ट करना आई के द्वारा इज कॉल्ड एकोमोडेशन। क्या, the ability of an eye to focus on the distant object as well as nearby objects on the retina by changing its focal length of its lens is called accommodation। अगर मैं इसे बहुत सरल भाषा में बताऊं, एक क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा इसके बाद, बहुत सरल भाषा में एक क्वेश्चन में लिख करता हूं यहां पे। अगर किसी ने बोला कोई ऑब्जेक्ट पास में रखा है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट दूर रखा है, तो बताओ तुम्हारे जो इमेज बनेगी आई में वो कहां बनेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मान लो ये ये हमारी आई है, ये हमारी आई है, और एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे ये ऑब्जेक्ट रखे, तो हमारी आई में इमेज कहां बनेगी। सिंपल सा आंसर है, ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी रखिए, हमारी इमेज हमेशा कहां बनेगी, हमेशा रेटिना पे बनेगी। कहां पे बनेगी, रेटिना पे। मतलब हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे मैटर नहीं करती है, वो हमेशा कहां बनती है, रेटिना पे बनती है। अगर रेटिना से पहले बन गई तो हमें ब्लर दिखाई देगा, हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। बात समझ में? चलिए पढ़ लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं
इन्होंने बोला द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये एबिलिटी है किसकी, आई की, दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस करना और पास के ऑब्जेक्ट पे फोकस करना। कैसे, बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ चेंज करने में कौन हेल्प करता है, सिलरी मसल्स हेल्प करती हैं। इसी को कहते हैं एकोमोडेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन, ठीक है। ये एबिलिटी होती है आई की अपने आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को सीन करने बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाँ ये अच्छा है, देखो कितनी सुंदर आई लग रही ना, देखो। अब कुछ पॉइंट्स है, फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है, एक ह्यूमन आई ज्यादा से ज्यादा कितने दूर तक देख लेती है उसे क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। और विदाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल कितनी दूर तक अगर कोई ह्यूमन आई देख पा रही है उस पॉइंट को बोलेंगे फार पॉइंट। और कितने पास था विदाउट स्ट्रेस देख पा रही है उसे बोलेंगे नियर पॉइंट। इनके नाम से क्लियर है, फार, नियर। तो देखो फार पॉइंट ऑफ द आई इज द फारटेस्ट डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सीन। ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन होना चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए, डिसऑर्टेड नहीं होना चाहिए। बात समझ में? नियर पॉइंट क्या है, इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। कितने पास तक क्लियरली दिखाई देता है वो क्या है, हमारा नियर पॉइंट, ठीक है। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन रेंज की बात करें, विजन की बात करें, तो ये लिख लो, ये वैल्यू पूछी जाएगी। इसे मैं इसीलिए डेंजर बॉक्स में बंद कर रहा हूं, डेंजर बॉक्स में बंद कर रहा हूं। फार पॉइंट ह्यूमन आई का अगर मैं नॉर्मल रेंज बताऊं तो इन्फिनिटी होता है, और नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसे नोट डाउन कर लो। हाँ मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके, आपस में मत चैट करो भाई, यहां पे पूछो। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो अपने पूछिए, ठीक है। हाँ हाँ ध्यान से सुनो। जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, और जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्यों, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यूज अभी बार बार हम यूज करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास आया, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye। क्या होगा इमेज डिस्टेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ा देते हैं? तो सिंपल सा हमारा आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इमेज डिस्टेंस में। क्यों, देखो when an object distance from the eye increases the image distance does not change। इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। द इमेज ऑलवेज फॉर्म्स ऑन द रेटिना। इमेज हमेशा कहां बनेगी, रेटिना पे बनेगी। एंड द आईज सिलरी मसल्स एडजस्ट द फोकल लेंथ। अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हो तो हमारी सिलरी मसल्स यहां पे हेल्प करेंगी टू मेंटेन इट्स फिक्स इमेज डिस्टेंस। बात समझ में? जल्दी से नोट डाउन करो, तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूं कैसे चल रहे हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। हाँ अब हमारा क्या है, हमने इसका एक पार्ट पढ़ लिया, एक पार्ट पढ़ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक मिनट मुझे दीजिए। दूसरा पार्ट इसका पढ़ते हैं। अब हमारे आएंगे डिफेक्ट्स। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। पहला, अगर हमें देखो नियर बाई पास सही दिख रहा है, अगर हमारा नियर बाई सही है
और फार सही से नहीं दिख रहा है, दूर का फार पॉइंट हमें सही से नहीं दिख रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पहली बात, अगर हमें फार का सही दिख रहा है, दूर का सही दिख रहा है और नियर का, और हमें नियर का सही नहीं दिख रहा है, यहां पे हमें फार का सही नहीं दिख रहा था, यहां नियर का सही, यहां नियर का सही दिख रहा था, यहां पे फार का सही दिख रहा है, ठीक है, तब हमने उसके लिए क्या नाम दिया। और तीसरा हमें है, मान लो, अच्छा देखो, नॉर्मल तो जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है, आज का एनवायरनमेंट है जो छोटे छोटे टाइम पे स्पेक्ट्स लग जाते हैं बच्चों के, बट अगर मैं देखूं नॉर्मली देखूं तो एट द एज ऑफ 50 और उसके बाद कहीं ऐसी चांस आते हैं जब किसी को दूर का नहीं दिखाई पड़ता है और किसी को पास का नहीं दिखाई पड़ता है, वो एज के हिसाब से, तो उसको भी एक नए नाम से जानते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं तो किसी एक को बोलते हैं मायोपिया, मायोपिया, ओके, ठीक है। दूसरे तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरे तो प्रेसबायोपिया, प्रेस, बात समझ में? इसे नियर साइटनेस बोलते हैं, ठीक है, इसे फार साइटनेस बोलते हैं। अब ये क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हम क्या करेंगे, हम कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं उन्हें भी पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे उसका, और उसका करेक्शन भी पढ़ेंगे। तो एक होता है मायोपिया, जिसे शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस बोलते हैं, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। अभी हमने तीनों के बारे में पढ़ा था, तीनों है। आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे अभी लिखिए, अपने नोट्स बनाने के लिए वीडियो तो दोबारा देखिएगा, ठीक है, मैं रिकॉर्डेड भी इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहां पे मैं एक मतलब समझा देता हूं, यहां पे एक मतलब समझा देता हूं, आप कभी भूलने वाले नहीं हो मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। देखो, नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, मतलब इन्हें शॉर्ट में सही दिखाई दे रहा है, पास वाला ऑब्जेक्ट सही दिखाई दे रहा है, और हाइपरमेट्रोपिया में इन्हें दूर का ऑब्जेक्ट सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट सही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है, देखो, नॉर्मल विजन है, ये कैसा है, नॉर्मल विजन। अगर जिसे मायोपिया हो जा, उसकी इमेज पहले बन रही है, ये हमारा रेटिना पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, रेटिना। लेकिन अगर हम सही से देखें तो इसकी इमेज रेटिना से पहले बन रही है, ठीक है। ये किस केस में होता है, मायोपिया के केस में होता है। और अगर ऑब्जेक्ट दूर का इसे सही दिखाई देता है, क्यों, हाइपरमेट्रोपिया के किसे, ये स्पेलिंग सही कर लेना यहां पे, हाइपरमेट्रोपिया तो दूर का सही दिखाई देता है, हमें कैसे पता है, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस और फार साइटनेस, दूर का सही दिखाई देता है। तो क्या होता है, यहां पे इमेज कहां बन रही है, जिसे पास में प्रॉब्लम होती है, पास तो देखने में प्रॉब्लम होती है, उसकी इमेज कहां बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है, रेटिना के भी बाद में बन रही है। और हमें पता है हमारी इमेज तभी सही बनती है जब कहां पे इंटरसेक्शन हो, रेटिना पे। बात समझ में आई? ये नॉर्मल विजन। अगर नॉर्मल विजन आ रही है लाइट, तो देखो हमारी जस्ट रेटिना पे इमेज बन रही है, ये नॉर्मल आई होती है, ये नॉर्मल आई है, और बाकी ये दोनों जो आईज दी गई हैं ये डिफेक्टेड आईज हैं। कैसी है, डिफेक्टेड है, ये डिफेक्टेड आईज है, ठीक है। साथ ही साथ हम प्रेसबायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम मायोपिया के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है मायोपिया। सबसे पहले समझते हैं मायोपिया, समझते हैं, ठीक है। मायोपिया में नियर साइटनेस बोलते हैं, मायोपिया में क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस बोलते हैं। इसमें पास का सही दिखाई देता है। देखो एक ऑब्जेक्ट था पास में, ध्यान से देखो, यहां पे देखो, एक ऑब्जेक्ट था पास में, नॉर्मली उसमें से लाइट आई और हमारी रेटिना पे आपस में टकरा गई, मतलब इमेज बन गई, मायोपिया में दिखाई पड़ रहा है। अब क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, यहां पे था, देखो ऑब्जेक्ट यहां पे था, अब ऑब्जेक्ट दूर है, कहीं दूर से अब लाइट आई और पहले टकरा गई, रेटिना ये है हमारा, और टकरा पहले गई, तो इमेज ब्लर बनेगी, दिखाई अच्छे से नहीं पड़ेगा। तो इस टाइम पे कौन सी आई होती है, मायोपिक आई, जिसे दूर से सही दिखाई नहीं देता है, उसे हम
क्या डिफेक्ट कहते हैं? मायोपिया कहते हैं या मायोपिक आई कहते हैं। अब इसका हमने करेक्शन क्या किया? हमने एक लेंस यूज किया, हमने कॉन्केव लेंस यूज किया। क्यों? देखो कॉन्केव लेंस का मैं आपको बहुत अच्छा सा भी इसी में पढ़ाऊंगा, पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। देखो मैं बताता हूं क्या है इससे। मायोपिया क्या होता है? इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन वेयर अ पर्सन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें क्लियरली देख सकते हैं, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं? ब्लरी। हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये, मैं इसे ब्रैकेट में बंद करता हूं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं। क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुनो, एक मिनट मुझे देना। हाँ सुनो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये तो जानते हैं सभी लोग मायोपिया क्या होता है, लेकिन ये किस लिए होता है? इसमें क्या होता है? हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। कितनी ज्यादा हो जाती है? ध्यान दो यहां पे, कितनी ज्यादा हो जाती है, यहां पे ध्यान दो। इतनी ज्यादा हो गई कि ये कन्वर्ज होनी चाहिए थी रेटिना पे, ये कन्वर्ज होनी चाहिए थी रेटिना पे, लेकिन रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई। पहला रीजन ये होता है, और दूसरा रीजन होता है ड्यू टू आई वॉल बीइंग टू लॉन्ग, और यहां पे आई वॉल जो होती है वो बड़ी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। मायोपिया का रीजन यही होता है, ठीक है। और इसे हम करेक्ट कैसे करते हैं? अभी हमने देखा था, बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉन्केव लेंसेस। इसे सही करने के लिए कौन से लेंस यूज होते हैं? कॉन्केव लेंस यूज होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? और भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे बाय यूजिंग कॉन्टेक्ट लेंस और रिफ्रैक्टिव सर्जरी, और हम सर्जरी वगैरह तरह से भी मायोपिक आई को सही कर सकते हैं, ठीक है। जब भी यहां पे एक चीज ध्यान दो, जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आप ये डायग्राम तो जरूर एक्सप्लेन करिएगा। डायग्राम बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले नॉर्मल बनाएंगे, उसे पास का कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब वो दूर से आया है तो पहले ही वो टकरा गई, लाइट रेटिना से पहले टकरा गई, इमेज ब्लर बनी। अब हमने कौन सा लेंस यूज किया? कॉन्केव लेंस यूज हुआ। देखो दूर से इमेजेस आई, दूर से लाइट आई और उसने एक इमेज बना दी, उसने वर्चुअल इमेज यहां पे बनाई है जो सही जाके हमारी रेटिना पे इमेज बना रही है। इसे मायोपिक आई को सही करने का तरीका है। तो कौन सा लेंस यूज हुआ हमारे मायोपिक आई में? कॉन्केव लेंस। बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर नाम ही इतना बड़ा है कि इसे दूर का दिखाई देता है, बट प्रॉब्लम क्या है? पास का दिखाई नहीं देता है। डिफेक्ट ऑफ विजन वेयर अ पर्सन सी फार ऑब्जेक्ट। दूर का तो दिखाई देता है, बट नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी। और पास के ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं? ब्लरी दिखाई देते हैं। रीजन क्या हो सकता है? ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। जरूरी है, एक था हाई कन्वर्जिंग हो गया, दूसरा था लो कन्वर्जिंग हो गया। दूसरा आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, या आई बॉल बहुत शॉर्ट हो गई, छोटी हो गई। कैसे? ध्यान से देखो भाई, ये हाइपरमेट्रोपिक है, ठीक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, क्योंकि इस बंदे तो दूर का दिखाई दे रहा है, पास जैसे ही ऑब्जेक्ट ले आए इसे दूर का दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, अगर डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो सुनो। ये फार ऑब्जेक्ट है, फार ऑब्जेक्ट में इमेज कहां पे बन गई? रेटिना पे बन गई। फार ऑब्जेक्ट में इमेज कहां पे बन गई? रेटिना पे बन गई। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आ गया, ऑब्जेक्ट पास आ गया, इमेज रेटिना के पीछे चली गई। अब रेटिना के पीछे चली गई, हम भाई देख ही नहीं सकते, ब्लर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है इमेज तभी बनेगी जब कहां पे आनी चाहिए? रेटिना पे आनी चाहिए। और इसे हमने करेक्ट करने के लिए क्या किया? हमने कोई पास का ऑब्जेक्ट रखा और बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रखा। पहले कौन सा लेंस था? कॉन्केव लेंस। अब कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। उसने दूर उसकी वर्चुअल इमेज बना दी, और वर्चुअल इमेज से दोबारा जब लाइंस आएंगी और वो कहां पे टकराएंगी? रेटिना पे। और जैसे ही रेटिना पे टकराएंगी तो क्या होगा? हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। बात समझ में? करेक्शन इसका क्या है? यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंसेस। क्या होगा? स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंसेस, या कॉन्टेक्ट लेंस और सर्जरी। इसमें भी वही तरीका है, बट अगर स्पेक्ट्स की बात करेंगे तो ये, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, एक छोटा सा पढ़ लेते हैं, एक चीज पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं, हमारी बीमारी देख लेते हैं। पहली है मायोपिया और दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसमें हाई कन्वर्जिंग हो जाती थी, कन्वर्जिंग बहुत हाई है, ठीक है।
इसकी कन्वर्जिंग लो है, इसकी कन्वर्जिंग पावर लो है। अगर मैं करेक्शन की बात करूं तो इसमें कॉनकेव लेंस से करेक्शन होता था और इसका करेक्शन किससे होता था? कॉन्वेक्स लेंस से। बात समझ में? चलो तीसरा हमारी कौन सी बीमारी थी? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये एज की वजह से आता है, एक मिनट में देख लो। मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूं साथ साथ। हाँ मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, उधर आप लोगों की खुद की पंचायत चल रही थी कि मैं यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा यहाँ ऑनलाइन आने का एक ही मतलब है कि आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। बात समझ में आई? बाकी बच्चे भी ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूं आप उस पर ध्यान दो। आपके डाउट्स होते हैं आप मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है? जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है ALCC ऑफिशियल, ठीक है? ALCC ऑफिशियल, ठीक है? आप अपने डाउट्स वहां पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, प्रेस बायोपिया क्या होता है? ये एज की वजह से आता है। किसका? एज की वजह से आता है। कैसे? इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। उसे पास के ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखाई पड़ते हैं और पास के ऑब्जेक्ट हाइपरमेट्रोपिया में पास के नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब हम जब छोटे थे, जब हम यंग थे, जब हम एडल्ट थे, तो हम चाहे ब्राइट लाइट में चले जाएं चाहे डिम लाइट में चले जाएं, ड्यू टू पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारी इमेज साफ बनती थी। बट एज के हिसाब से अब यहां पे पावर ऑफ एकोमोडेशन का लॉस हो चुका है। देयर नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? बात समझो। या भी हमने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा था। हाइपरमेट्रोपिया एक डिफेक्ट ऑफ विजन है जो किसी भी एज में हो सकता है, पहली बात। लेकिन प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में देखने तो मिलता है और इसमें भी इसमें भी फार पॉइंट सही काम करता है, लेकिन नियर पॉइंट नहीं काम करता है, अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, ब्लरी इमेज बनती है। इसका करेक्शन क्या है? इसका हम करेक्शन देख लेते हैं। करेक्टेड इन द सेम वे एज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कैसे होती थी? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स स्पेक्टिकल्स यूज कर सकते थे, हैविंग कॉन्वेक्स लेंसेज, या एक नया नाम है बाइफोकल लेंसेज फॉर फार और नियर पॉइंट। अच्छा यहां पे याद आता है ये बाइफोकल लेंसेज मैंने बोला है क्यों? क्योंकि ओल्ड एज में तो हमने एक चीज देखी है, ओल्ड एज में हमने देखी है ना तो नियर पॉइंट सही से काम करता है और ना ही फार पॉइंट सही से काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? नियर पॉइंट और फार पॉइंट का, नियर पॉइंट का भी पास का भी नहीं दिखाई देता है और दूर का भी नहीं दिखाई देता है। तो क्या करते हैं? बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस हमें दोनों में हेल्प करता है, नियर एंड फार, दोनों पास का और पड़ोस का देखने, पास का और दूर का देखने में हमें हेल्प करता है कौन? बाइफोकल लेंस, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और भी डिफेक्ट्स है हमारे पास, जैसे कैटरैक्ट। ये एक हेल्दी आई है, ये एक हेल्दी ह्यूमन आई है और जिसका लेंस देखो आप क्लियर है, जिसका लेंस क्लियर है, साफ दिखाई पड़ रहा है। बट जिसे कैटरैक्ट हो जाता है, जिसे एक बीमारी हो जाती है कैटरैक्ट, एक्चुअली मोतियाबिंद बोल सकते हो आप, हिंदी में क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो आपका आईलेंस है, उस पर क्लाउडनेस आ जाती है, क्लाउडी मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिव क्लाउडी। कैसी बन जाती है? क्लाउडी बन जाती है, फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन, एक झिल्ली टाइप की बन जाती है, रिजल्टिंग ब्लड विजन कॉल्ड कैटरैक्ट, और हमें धुंधला दिखाई देता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक है? इसका करेक्शन क्या है? सर्जरी इन विच द ओपेक लेंस इज रिमूव फ्रॉम द आई, जिसमें से जो हमारी लेयर बनी हुई है वो वाला लेंस हटा दिया, जो क्लाउडी लेयर बनी हुई है वो वाला लेंस हटा देते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं उसकी जगह पे। बात समझ में आई? बट इसमें एक प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, अच्छी बात यह है कि अगर किसी को कैटरैक्ट है वो चाहता है कि सर्जरी ना कराए, ठीक है? तो भाई उसके लिए कोई लेंस भी नहीं है, कोई स्पेक्टिकल्स भी नहीं है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने तो स्पेक्टिकल्स पहन लिए और कैटरेक्ट सही हो गया, नहीं, तो उसे सर्जरी करवानी पड़ेगी, उसे सर्जरी करवानी पड़ेगी अगर वो साफ देखना चाहता है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि व्हाई डू वी हैव टू आईज? बताओ आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं आपके देख रहा हूं कमेंट्स, कि हमारे पास दो आंखें क्यों है? एक भी आंख तो हो सकता था ना, दो ही क्यों है? दो ही क्यों है? जल्दी से मुझे बताओ, व्हाई डू वी हैव टू आईज? हमारे पास दो आंखें क्यों है? सुनो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हमारे पास दो आईज हैं टू व्यू वाइडर फील्ड, हम ज्यादा एरिया कवर कर पाए, सिंपल सा लॉजिक, दो आंखों से हम ज्यादा एरिया कवर कर पाते हैं। कैसे? देखो, वन आई से 150 डिग्री, लेकिन टू आई से 180 डिग्री, मींस 180 डिग्री तक हम देख पा रहे हैं। दूसरा क्या है? इनेबल्स, दूसरा अच्छा है, इनेबल्स अस टू जज द डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। पता है, अगर किसी से गलती से आंख में चोट वगैरह लग जाए, गलती से भी लग जाए, तो वो एक आंख से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के अच्छे से एक्यूरेटली नहीं पहचान पाता है, बट अगर दोनों हाथों से है तो वो बता सकता है कौन सी चीज़ 10 मीटर पे रखी है अप्रॉक्स, कोई चीज़ 15 मीटर पे रखी है, या किसी ने बॉल को फेंका, और आप इजीली उसे टेस्ट कर सकते हो। बट एक आई की अगर वन आई होगी, अगर सिर्फ वन आई होगी, तो आप तो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे। बात समझ में? तो हमारे लिए दो आईज क्यों जरूरी है? एक तो हमारे लिए यूज है वाइडर फील्ड, और दूसरा टू जस्ट द डिस्टेंस एक्यूरेटली। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा नया टॉपिक है, ये हमारा नया टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। नया टॉपिक हमारा क्या है? वेट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है भाई? ध्यान है, सबने केमिस्ट्री लैब में कुछ ऐसा देखा होगा, सबने केमिस्ट्री लैब में कुछ ट्राइंगुलर 3D शेप का देखा होगा, ग्लास टाइप, उसी को प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म क्या है ना, प्रिज्म का देखो, कोई इंसिडेंट लाइट आई, कोई इंसिडेंट लाइट आई, तो जैसे ही वो उसकी सरफेस में एंटर करेगी, दूसरे मीडियम में जाएगी, वो बेंड हो जाएगी। वो क्या होगी? बेंड हो जाएगी। और जैसे ही एक मीडियम को पार करके वो नेक्स्ट मीडियम में जाएगी, देन अगेन इट बेंड्स, और वो डिपेंड करता है वो अवे द नॉर्मल बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही चीज तो हमने कहां पढ़ी थी? यही चीज हमने पढ़ी थी रिफ्रैक्शन में। कौन से चैप्टर में? लाइट चैप्टर में अंडर रिफ्रैक्शन पढ़ी थी। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, देन इट बेंड्स, डिपेंड्स ऑन द मीडियम वेदर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल। तो ग्लास प्रिज्म की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं ग्लास प्रिज्म की क्या होती है। सभी लोग मेरे साथ पढ़ो, सभी लोग पढ़ो। अ प्रिज्म इज अ क्लियर ट्रायंगुलर डिवाइस मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। ये डिवाइस होती है जो प्लास्टिक या ग्लास किसी से भी हो सकती है, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी होती है। ओके, when white light goes through a prism, the light bends due to the phenomenon called refraction of light। क्या इसने क्या बोला? बोस, इन्होंने बोला we have a prism, okay, we have a prism, और जब इसमें व्हाइट लाइट जा रही है, देन इट विल वेंड, देन इट विल वेंड। भाई सही है, देखो लाइट तो ये जा रही थी, ये जा रही थी, जा रही थी ना, लेकिन ये बेंड हो गई। यही तो बताया गया है, यही चीज तो बताई गई है, यही चीज बताई है। मैं इसे और हाईलाइट करता हूं, लाइट ये जा रही थी, लेकिन ये बेंड हो गई, ठीक है, और जानी सीधी चाहिए थी। अब ध्यान से सुनो, जब थर्ड टाइम लाइट रिफ्रैक्ट होके निकलती है, सॉरी रिफ्रैक्ट होके सेकेंड टाइम निकलती है, तो उसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या चीज है अभी हम बात करेंगे, ठीक है।
टेंशन नहीं लेने था, मैं हूं ना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन की भी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया, चलिए तो जल्दी से दिखाइए, जल्दी से एंगल ऑफ डेविएशन क्या दिखाइए। वेट वेट, देखो ग्लास प्रिज्म के बारे में एक बात और जान लेते हैं। क्या? व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म इट वेंट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। भैया ये मुझे पता है, हमने अभी पहले पढ़ लिया कि जब भी कोई लाइट जाती है देन इट बेंड्स, इट बेंड्स, पता है रिफ्रैक्शन की वजह से। बट बेंड किस तरफ करती है वो याद रखना, थीटर पार्ट जो बेस होता है प्रिज्म का। बेंड तो ये इधर भी जा सकती है रे, नहीं, लेकिन बेस कहां है? बेस यहां है। ये पॉइंट नोट करो सभी लोग, जल्दी से ये पॉइंट नोट करो कि लाइट कहां बेंड कर रही है, लाइट कहां बेंड कर रही है? लाइट बेंड कर रही है थीटर पार्ट ऑफ द प्रिज्म। ये पूछा जाएगा और अभी रिकॉम्बिनेशन में हम इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अभी बात कर रहे थे ना एंगल ऑफ डेविएशन। भाई एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? सुनो, एंगल ऑफ डेविएशन होता है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जल्दी से कमेंट करो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। जल्दी से, सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया? तो चलो नेक्स्ट आते हैं। आज ये फिनोमिना जो पढ़ोगे ना आप, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसी की वजह से बादल नीला दिखाई देता है, इसी की वजह से हमें आफ्टर द रेन क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। क्या? तो एक टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट और एक टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोनों ध्यान से सुनो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या है भाई? क्या पढ़ दिया आपने सर? मैंने पढ़ा कि जो प्रिज्म से हमने एक व्हाइट लाइट पास करवाई थी, प्रिज्म से हमने जो व्हाइट लाइट पास करवाई थी उसमें क्या हुआ? उसमें भाई डिफरेंट कलर्स निकले, उसमें डिफरेंट कलर्स निकले, रेनबो वाले कलर्स निकले। आप इन कलर्स पे ध्यान नहीं देना, इनके हम नाम बाद में देख लेंगे, लेकिन हमें इतना पता चला व्हाइट लाइट में कितने कलर निकल गए? 7 कलर्स। कितने कलर्स निकल आए? 7 कलर्स। इसी तो बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसी तो कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइव एग्जांपल ध्यान करो, जब आप इस क्लास में बैठे हो, साइड विंडो से सनरेज आ रही हो, पानी की बोतल रखी हो, तो टेबल पर ऐसे 7 कलर्स दिखाई देते हैं आपको, टेबल पर 7 कलर्स दिखाई देते हैं, इसी तो बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बात समझ में आई आप लोगों? तो बात समझ में आई। चलो यहां पे मैं एक चीज और समझा देता हूं, नाम याद करने में प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे बोलते हैं वी, वेट मैं कलर चेंज करता हूं, इसे हम चेक करते हैं, 1 मिनट, इसे हम बोलेंगे वी आई बी जी वाई ओ आर, विवड्योर। क्या बोलेंगे? विवड्योर। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने यहां पर आपको दिए हैं वो क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके साथ में भी हम एंगल ऑफ डेविएशन देख लेते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। हम पढ़ चुके हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। चल यहां पे पॉइंट क्या है, रीजन क्या है? द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। किसी किसी के मन में आया होगा भाई ऐसा क्या है व्हाइट लाइट में जो उसमें से 7 कलर्स आ जाए, तो याद रखना 7 कलर्स की जो स्पीड है वो अलग अलग है, इसकी वजह से ये 7 कलर्स आ जाए। किस लिए है स्पीड? सॉरी, ये किस लिए है?
ये है स्पीड की वजह से। डिफरेंट कलर्स की जो स्पीड है वो अलग है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें कलर्स दिखाई पड़ते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था, क्वेश्चन मैंने दिया है वो ये क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है, ये कलर ध्यान से देखो, ये वाला कलर कौन सा है, वायलेट, वायलेट कलर है। और लीस्ट डेविएट सबसे ऊपर कौन सा है, ये है हमारा रेड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द मोस्ट डेविएटेड दैट इज वायलेट और द लीस्ट डेविएटेड इज रेड। बात समझ में आई। रीजन भी हमने सीख लिया, रीजन है हमारा डिफरेंट स्पीड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट एक टॉपिक सिंपल है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैं स्पेक्ट्रम एक बार और समझा देता हूं, एक मिनट मैं स्पेक्ट्रम समझा देता हूं। ये जो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये जो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, इसी तो बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 7 कलर्स का जो व्हाइट लाइट का 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जब वो स्क्रीन पे दिखाई देता है, कहां पे दिखाई देता है, स्क्रीन पे, तो उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बात समझ में आई। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक कहां पे था, हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक था, एक मिनट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। हमारा टॉपिक था रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। क्या होता है, देखो व्हाइट लाइट आई, यहां पे मैं एक चीज समझाता हूं तुम्हें। व्हाइट लाइट आई 7 कलर्स में टूटी, किसकी तरफ, बेस की तरफ। देन अगेन एक हमने उल्टा करके प्रिज्म रख दिया था, इसमें भी कहां पे टूटेगा, किस तरफ मूव करेगा, बेंड करेगा, बेस की तरफ, और एक व्हाइट लाइट में दोबारा निकल जाएगा। ये है द 7 कलर्स, द 7 कलर लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकंबाइंड टू गिव व्हाइट लाइट। ठीक है, कुछ नहीं, क्या हुआ, इन्होंने क्या किया सुनो, व्हाइट लाइट आई और व्हाइट लाइट निकल गई, इसी तो बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब एप्लीकेशंस अगर मैं इसकी डेली लाइफ में देखूं, किसकी, ये जो व्हाइट डिस्पर्जन की बात करूं या रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म की बात करूं, तो प्रिज्म की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे सीधा डिस्पर्जन की बात कर रहा हूं। डेली लाइफ में हमें जो रेनबो फॉर्म होता है, रेनबो फॉर्म भी इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से, जो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूटी थी, इसी की वजह से रेनबो भी फॉर्म होता है। एक और होता है इसका यूज, स्पेक्ट्रोग्राफ। सॉरी, स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, A spectrograph is an instrument that analyzes the properties of light by separating into its constituent wavelength, creating spectrum। क्या होता है, ये एक स्टडी होती है जहां पे जो 7 कलर्स आते हैं, जो 7 कलर्स हमारे आ रहे थे एक प्रिज्म से, इनके बारे में पढ़ाई करना, इनके बारे में वेवलेंथ्स के बारे में जानना, इनकी स्पीड्स के बारे में जानना, ये डिवाइस होती है स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेनबो पूछा जाता है। रेनबो जो है ना, वो पूछा जाता है। रेनबो की एक बात मैं यहां पे पहले ही बता देता हूं, हमने यहां पे बात करेंगे, ये जो वर्ड लिखा है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान से सुनो, मैं रेनबो पहले नहीं बताऊंगा, ये वर्ड याद रखना। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहती है, सॉरी, एनसीईआरटी क्या कहती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बात याद रखना। तो तभी भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में, बोर्ड में, कि रेनबो में कौन सा फिनोमिना होता है, तो बताना इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्शन ना हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे होता है सुनो, हमारा कितना सुंदर सा रेनबो है, ओके। अब ये रेनबो किसी एक ड्रॉप से नहीं बना है, बहुत सारी ड्रॉप से बना है। इसमें से मैं एक ड्रॉप को अगर उठा लूं, अगर मैं एक ड्रॉप को उठा लूं, तो देखो व्हाइट लाइट आई अंदर गई, प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा, 7 कलर्स टूटेंगे और अंदर जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अंदर जाने के बाद
रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिसे समझ में नहीं आया दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, जिसे समझ में नहीं आया दोबारा सुनो। मैं दूसरा कलर लेता हूं, देखो ध्यान से सुनो। व्हाइट लाइट आई आई, व्हाइट लाइट जब ड्रॉप से पार होगी तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी? वो बिहेव करेगी प्रिज्म की तरह। और व्हाइट लाइट कितने कलर्स में टूट जाएगी? 7 कलर्स में टूट जाएगी। क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। किससे? रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इसकी जो आउटर सरफेस क्या करेगी? रिफ्रैक्शन करेगी। बट जैसे ही ये बैक सरफेस पे टच करेगा, यहां पे हो जाए रिफ्लेक्शन। यहां पे क्या हो जाए? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो जाए, तुरंत ये लाइट्स बाहर आ जाएंगी और बाहर आके 7 कलर्स फॉर्म करेंगी और इसी तरीके से हमें दिखाई देता है हमारा। बात समझ में? दोबारा सुनो। Our rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky by the dispersion of white light. हमने भी बोला था कि अगर प्रिज्म से या किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूटती है, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। रेन ड्रॉप इन द एटमॉस्फेयर, ईच रेन ड्रॉप एड एज अ टाइनी प्रिज्म। और मैंने वो क्या बोला? हर एक रेन ड्रॉप किसकी तरह एक्ट करेगी? प्रिज्म की तरह। स्प्लिटिंग द सनलाइट इनटू स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मींस कॉम्बिन 7 कलर्स ऑन स्क्रीन, 7 कलर्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, अगर बात करें इसमें फिनोमिना कैसा होता है, तो सीबीएस एनसीईआरटी कहती है कि इसमें एनसीईआरटी कहती है कि इसमें सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कैसा रिफ्लेक्शन होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये पूछा जाता है, ठीक है, रेनबो का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। दूसरा क्या है? स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये डिवाइस है जो डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ वगैरह की स्टडी करने में हेल्प करती है, एनालाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफ। नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा आ रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बहुत सारे भ्रम आज आपके दूर होने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में हो या एटमॉस्फेयर की वजह से हो, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छी बात है। जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से हो वो रिफ्रैक्शन कहलाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। किसी ने मुझसे पूछा कि भैया देखो मैं कमेंट्स देख रहा हूं आप लोगों से, कोई नहीं पूछ रहा है मुझसे कि एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ध्यान करो, जब हम छोटे थे तो हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी, एटमॉस्फेयर में पढ़ी थी। इन्हीं लेयर्स में जब व्हाइट लाइट या कैसी भी लाइट आती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जिसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई देता है। जिसकी वजह से देखो ये स्टार ट्विंकल करके दिखाई दे रहा है हमें। ये देखो बच्चा देख रहा है, ये जो बच्चा देख रहा है इसे स्टार ट्विंकल करके दिखाई दे रहा है। हालांकि स्टार कभी ट्विंकल नहीं करता। होता क्या है, जब इसकी ये लाइट आ रही होती है ना, तो देखो मैंने स्ट्रेट लाइट नहीं बनाई। आप देखो ये जो लाइट आ रही है डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से लाइट बीच में टूट जाती है आना, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाती है तो बीच बीच में गैप्स आ रहे हैं। देखो अब जो गैप इसे दिखाई पड़ जाएगा, जो गैप इसकी आंखों में चले जाएगी लाइट, वही स्टार दिखाई पड़ जाएगा। द कंटिन्यूअस चेंजिंग इन द एटमॉस्फेयर इज एबल टू कॉज वेरिएशंस इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट साइज स्टार ड्यू टू रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकल। भाई मुझे नहीं समझ में आया, सुनो, नहीं समझ में आया, ये क्यों होता है? कंटिन्यूअस चेंजिंग इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स में चेंज हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वेरिएशन ऑफ लाइट कमिंग। लाइट आ रही है टूट टूट के आ रही है, देखो लाइट आ रही है टूट टूट के आ रही है। कहां से? पॉइंट साइज स्टार बहुत दूर है, पॉइंट साइज का है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन, टूट रही है रिफ्रैक्शन की वजह से, और जो लाइट आईज में चली जाती है तभी हमें स्टार दिखाई देने लगता है, उसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दूसरी बात और सुनो, जो स्टार यहां पे है
जो स्टार यहां पे है वो हमें थोड़ा और ऊपर दिखाई देगा, वो हमें और ऊपर दिखाई देगा। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। उसे भी देख लेते हैं। हाँ, यहां पे ध्यान से, यहां पे ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। द स्टार सीम्स हाइयर, एक्चुअली दे आर। एक तो वैसे भी स्टार दूर, ऊपर से उनकी एग्जैक्ट पोजीशन भी हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि देखो ये स्टार यहां पे है, ठीक है, ये लाइट आई, हमारे आंखों में रिफ्रैक्ट हुई और इसने इसकी इमेज यहां पे दिखा दी। हमारे आंखों में दोनों चीजें होगी, यहां पे रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। बात समझ में आई कैसे? हमने जब लेंस पढ़े थे, जब डिफेक्ट्स में लेंस पढ़े थे, तो एक वर्चुअल इमेज बना देते थे, वर्चुअल इमेज बन रही थी। वैसे ही केस यहां पे है। ये स्टार की पोजीशन है तो यहां पे, देखो स्टार की पोजीशन है तो यहां पे, लेकिन दिखाई यहां पे पड़ रहा है। क्यों? द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन इन द स्काई। क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द स्टार सीम्स टू बी हायर इन द स्काई देन द एक्चुअल पोजीशन। आपको डायग्राम बना देना है, आपको बता देना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये सब हुआ है और इसीलिए हमें थोड़े हायर दिखाई देते हैं स्टार्स। ठीक है, अब हम बढ़िया से क्वेश्चन पे आ जाए। वाई स्काई अपीयर्स ब्लू? वाई स्काई अपीयर्स ब्लू? क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो देखो कितना सुंदर सा आसमान दिखाई दे रहा है हमें, साथ में सन भी दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं आपको, हमें पता है सन व्हाइट लाइट देती है, बीच में एटमॉस्फेयर पड़ता है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो लाइट है वो स्कैटर्ड होती है। ठीक है, वो कौन सी लाइट स्कैटर्ड होती है? ब्लू लाइट स्कैटर्ड होती है। कौन सी? जो लाइट फैलती है वो ब्लू है, वो फैलती कहां है? आसमान में। इसीलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला। देखो, सनलाइट रीचेस द एटमॉस्फेयर एंड इज स्कैटर्ड इन द ऑल द डायरेक्शन। सनलाइट आ रही है, एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही क्या हो रही? स्कैटरिंग। क्या हो रही? स्कैटरिंग हो गई और ऑल डायरेक्शंस में लाइट फैल गई, ऑल डायरेक्शंस में फैल गई। ठीक है, पार्टिकल्स इन द एयर। ठीक, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन द अदर कलर्स। यहां पे ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर हुआ? ब्लू कलर स्कैटर हुआ। क्यों? ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ। हाँ, स्मॉलर वेव्स बोल दो, इन्होंने बोला है एंड द अदर कलर्स बिकॉज इट ट्रेवल्स एज शॉर्टर स्मॉलर वेव्स, दिस इज वाई वी सी ब्लू स्काई मोस्ट ऑफ द। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट मोस्ट इन द स्काई। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लू कलर स्काई में फैल गया, जिसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। बात समझ में आई? सभी तो बात समझ आई। और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे तक जैसे ही हमारा लेक्चर पूरा होगा और हम ये चैप्टर अपना कर लेंगे। और आप देखो, मैंने टू द पॉइंट पढ़ाया है आपको, और टू द पॉइंट पूछा जाएगा पेपर में, टू द पॉइंट ही पूछा जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक हमारा बहुत अच्छा डाउट सेशन स्टार्ट कर दिया मैंने। डाउट सेशन में बात करेंगे। आप सभी लोग तैयार हो जाओ कमेंट्स के लिए। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द शेप ऑफ द लेंस? कौन सा पार्ट हमारी आई का क्या कंट्रोल कर रहा है? शेप कंट्रोल कर रहा है। बताइए कौन सा पार्ट शेप कंट्रोल कर रहा है हमारी आई का? जल्दी से बताओ, तब तक मैं आपके कमेंट्स देखता हूं। जल्दी से कमेंट करो। तो यहां पे हमारा आंसर रहेगा सिलरी मसल्स। हमारा आंसर क्या रहेगा? सिलरी मसल्स। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? मायोपिया के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं?
जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा लेंस यूज करते हैं। तो हम लेंस यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। बात समझ भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से रैपिड राउंड स्टार्ट करते हैं। थर्ड हमारा पूछा गया, इन अ प्रिज्म विच कलर बेंड्स द मोस्ट। हमने पढ़ा था, हमने वी की ओर से पढ़ा था, तो सबसे वी सबसे नीचे और सबसे लीस्ट कौन सा हो रहा था? लीस्ट हो रहा था हमारा रेड और वायलेट हो रहा था हमारा मोस्ट। तो सबसे मोस्ट कौन हो गया? वायलेट। बात समझ भाई? चल नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, क्या बोला था हमने? सबसे ज्यादा स्कैटर होता है ड्यू टू स्कैटरिंग। किसकी वजह से? ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यू टू स्कैटरिंग। बात समझ में? बात समझ में? तो जल्दी से यस लिख दो, आज लगा दो चैट बॉक्स में। आज हमारी पहली क्लास कैसी रही? और जैसा कि आपको पता है मैं डीपीपी सीरीज चला रहा हूं और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है दिसंबर तक हम बोर्ड का वेट नहीं करने वाले, एग्जाम डेट नहीं, दिसंबर तक हम 1200 प्लस क्वेश्चंस कर लेंगे। बात समझ में आई? और हमारा एग्जाम भी ऐसे ही कहीं से आने वाला है। डेली हम 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। और जो लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे चैनल ALCC ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल इंस्टा पे आ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पेज पे आ सकते हैं। वो भी हमारे ALCC इंडिया के नाम से है, ALCC इंडिया के नाम से है। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं किस नाम से? ALCC इंडिया। बात समझ में? सभी तो समझ में? ब्लू कलर इन द स्काई ड्यू टू द स्कैटरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रियर व्यू मिरर यूज, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और नन। ये हमारे लाइट चैप्टर से भी है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी से, सबने आंसर दे दिया? सबने आंसर दे दिया। रियर व्यू मिरर यूज कॉन्वेक्स मिरर, किस लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ओके नेक्स्ट हमारा क्या है? विच लेंस यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए कौन सा है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसके लिए है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाँ ध्यान करो, हमने बताया था प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड बाय, प्रेस बायोपिया कैसे करेक्ट होगी? तो इसके लिए भी हमने बताया था। साथ ही साथ में मैं बता देता हूं सिलेंड्रिकल लेंस क्या होते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस भी हम इसी में पढ़ने वाले हैं। यहां पे एक डिफेक्ट आएगा जहां पे हम कौन से यूज करेंगे? सिलेंड्रिकल लेंसेस यूज करेंगे, ठीक है। बट इसका आंसर सिलेंड्रिकल लेंस नहीं है, मैं बता देता हूं इसका आंसर सिलेंड्रिकल लेंस नहीं है, ध्यान रखना। इसका आंसर हमारे पास है बाइफोकल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर बैंड्स लीस्ट इन द डिस्पर्जन। सबसे कम कौन सा कलर बैंड होता है? रेड कलर बैंड होता है। हमने पता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेटिना? रेटिना क्या करती है? रेटिना क्या करती है? रेटिना क्या करती है? एक तो इमेज फॉर्म करती है, एक तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना पे यूज होती है, और ये फिर क्या करती है? सिग्नल्स भेजती है। क्या भेजती है? सिग्नल्स भेजती है, सेंड सिग्नल्स। बात समझ भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू, हाइपरमेट्रोपिया किस लिए डिफेक्ट होता है? बताइए रीजन, रीजन बताइए जल्दी से, रीजन बताइए जल्दी से, रीजन बताओ जल्दी से। मैं आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, प्लीज जल्दी से बताइए रीजन। जल्दी से। हाइपरमेट्रोपिया पे क्या है? शॉर्ट आई। यहां पे क्या है? शॉर्ट आई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना? हमें पता था, हमारी एक आई है, यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इमेज बनती है उल्टी। यहाँ पे बनती है उल्टी, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। रेटिना पे इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिलेंड्रिकल लेंस, हाँ मैंने बोला था ना सिलेंड्रिकल लेंस यूज हो जाए। सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड फॉर एस्टिग्मेटिज्म। किस लिए यूज होते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। बात समझ भाई? बात समझ भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, प्रिज्म डेविएट्स लाइट। प्रिज्म किस लिए डेविएट करता है लाइट? भाई यहाँ पे बेंडिंग होती है, बेंडिंग होती है मतलब रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। बेंडिंग होती है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन रहे हैं। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड क्या करते हैं? जल्दी से। आप हमारे पास 14 क्वेश्चंस, मैं आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूं, और साथ ही साथ में कुछ शॉर्ट आंसर्स भी दिया है यहाँ पे, जो आपको जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ डाइवर्जिंग लेंस? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच, प्रिज्म डेविएट लाइट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो चीजें तो मैंने बता दिया था। नेक्स्ट है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज प्रोवाइड करते हैं? 14 क्वेश्चन होमवर्क में है। देन 15 क्या है? विच ऑफ दीज इज अ डाइवर्जिंग लेंस? इसमें से डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है? लाइट चैप्टर से है, बहुत ही ज्यादा इजी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट कॉजेज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन किसकी वजह से होता है? तो याद करो मैंने बताया था डिस्पर्जन होता है डिफरेंट स्पीड्स। हिंट दिया है मैंने, आंसर आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द सन्स व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। सन की व्हाइट लाइट 7 कलर्स में क्यों स्प्लिट हो जाती है? डिफ्यूजन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन। आपका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देन विच मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट? डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे दोनों चैप्टरों से पॉइंट ऑफ व्यू से है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है उसका नेचर क्या होता है? रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट और नन। ध्यान करो, रियल एंड इरेक्ट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, नन का कोई मतलब ही नहीं है, आपको दो में से सिलेक्ट करना है। कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट, बट लास्ट बोल सकते हो, बट नॉट द लीस्ट, क्यों? व्हाई डू क्लाउड्स अपीयर व्हाइट? हमें क्लाउड्स व्हाइट क्यों अपीयर दिखाई देते हैं? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। साथ ही साथ अब आता है आपके पास ऑफर। ऑफर ये रहा आपका, आपका गिफ्ट ये रहा। मुझे 1 to 10 के आंसर्स कमेंट बॉक्स में चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मुझे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, जो भी पेज फॉलो किए हैं व्हाट्सएप का, उन सबके आंसर्स मुझे बोलो, सब आंसर्स अपने शेयर करेंगे, चैप्टर का नाम डाल के और साथ ही साथ में उनके आंसर्स डाल के। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।